जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और लगन और मेहनत के साथ अपना अध्ययन निरंतर कर रहे होंगे। आज हम टेंस के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे कि टेंस क्या होता है और टेंसेज को हम बेसिक लेवल से एकदम जीरो से मैं एडवांस की तरफ करवाऊंगा। और सबसे पहले हम टेंस में स्ट्रक्चर बेस्ड सारा का सारा टेंस का जो बैकग्राउंड है वो हम समझेंगे कि टेंस कितने प्रकार का होता है और प्रत्येक टेंस की क्या पहचान होती है। बाइलिंगुअल समझेंगे और मैं हिंदी वाले जितने भी बच्चे हैं उनको दिक्कत की कोई बात नहीं है। और सारी की सारी चीज़ को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है तो हिंदी में भी संभव जितना होगा मेरे से पॉसिबल जितना संभव होगा कोशिश करूंगा मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझाने की। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक आपने टेंस कहाँ से भी पढ़ा हो, किसी टीचर से पढ़ा हो, कहीं बुक से पढ़ा हो, आपको समझ में आया तो आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी आया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज आप एक बार मेरे साथ पढ़ के देखिए। आई होप मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से कि आप अच्छे से टेंस के बारे में बेसिक जानकारी आप मेरे साथ अच्छे से समझेंगे। तो आप अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट कीजिए जो सारी की सारी चीज़ें टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही आज हम पहले इसको बेसिक से करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है उनको हम एक एक करके जानेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। टेंस आपने बचपन में पढ़ा होगा कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन सब के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। ये बात तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। साथ ही आपको हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स ये भी पता होगा प्रत्येक टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है और कौन सी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। तो हम एक एक करके इसको समझेंगे। और आज मैं एक बार और आई रिपीट माई वर्ड्स कि मैं एक बार मेरे शब्दों को और दोहराता हूँ कि आज हम पहले इसमें बेसिक्स लेवल को समझेंगे। जो हमारा बेसिक्स है सबसे पहले कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो सेंटेंस और विद स्ट्रक्चर के आधार पर हम इस टेंसेज को समझेंगे। सबसे पहले टेंस के 3 भाग को समझेंगे, उसके बाद उन सबके 4 सब पार्ट्स होते हैं, सब कैटेगरीज होती है, उसको भी एक एक करके समझेंगे। और विद स्ट्रक्चर प्रत्येक में अफर्मेटिव और पॉजिटिव बोलो या अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, प्रत्येक में हम 2-2 एग्जाम्पल देखते हुए प्रत्येक सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे। और सारा का सारा बेसिक्स हम आने वाले 1-2 दिन में कवर करवाऊंगा। उसके बाद में हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम कॉम्पिटिशन लेवल को देख के साथ ही हमारा जो पेपर में किस तरीके से हमारा जो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक या फिर कंप्यूटेशन लेवल में किस प्रकार से टेंस के क्वेश्चन बनते हैं। तो जितनी भी क्लास लगेगी आई होप आप अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से एक एक वीडियो में जो सारी की सारी जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ उसको आप अच्छे से एक समर्पित छात्र मानने के नाते आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और अच्छे से कीजिए। आशा करूँगा मैं आपका कोई भी डाउट ये वीडियो देखने के बाद में टेंस के प्रति कोई भी डाउट आपका नहीं बचना चाहिए। कोशिश करूँगा मैं पूरी अच्छी तरीके से विद बाइलिंगुअल समझाने को आपको। तो आप शुरू कीजिए। हेडिंग डालिए टेंस। अब आपने पढ़ा होगा कि जो टेंस है ये क्या होता है। टेंस यहाँ पर इसको कई पर बुक्स में टेंस एंड टाइम भी लिखा, तो टेंस का मतलब होता है काल। अब आपने बचपन में सुना होगा कि टेंस तो 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार कौन कौन से तो सभी बताते हैं, मैं भी बता देता हूँ। PRESENT पहला हमारा प्रेजेंट, दूसरा हमारा पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। उससे पहले मैं टेंस की डेफिनेशन लिखवाने वाला था लेकिन हम बेसिक लेवल में टेंस की डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो हम एडवांस की तरफ जब मूव करेंगे तो हम उस डेफिनेशन को विद एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझेंगे। तो वहां पर मैं आपको टेंस की परिभाषा भी बताऊंगा कि द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का वह रूप है ना। द फॉर्म ऑफ वर्ब डिनोट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। क्रिया का वह रूप जो किसी घटना या किसी कार्य की समय या अवस्था को दर्शाता है उसे अक्सर हम टेंस के नाम से जानते हैं, इज नॉन एज टेंस। तो सारा का सारा टेंस के अंदर जो खेल है वो सारा का सारा वर्ब्स का है। वर्ब्स की आपको अच्छे से फॉर्म और पेपर में भी आपने देखा होगा तो हमें ऑप्शन देता है जहाँ पर हमें वर्ब्स की फॉर्म पूछी जाती है कि वर्ब्स की कौन सी फॉर्म आएगी। तो कहीं ना कहीं सारा का सारा रोल देखे टेंस चैप्टर के अंदर तो वर्ब का ही होता है। हम अच्छे से वर्ब्स को भी समझेंगे, वर्ब्स की कौन कौन सी मुख्य फॉर्म्स होती है और ओवरऑल कितनी फॉर्म्स होती है वो भी सीखेंगे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बेसिक समझा देता हूँ पहले कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, यहाँ लिख दीजिए आप।
वर्तमान काल। इतना तो आई होप मैं आशा करूंगा कि आपको वैसे ही मजबूत होगा, नहीं है तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा भूतकाल, वर्तमान, भूतकाल, और तीसरा हमारा है भविष्य का। भविष्य का मतलब ऐसा समय जो भविष्य में होने वाली घटनाओं में डिनोट होता है, उसको दर्शाता है भविष्य, वर्तमान। ये इंपॉर्टेंट टेंस होता है। अभी प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, जो भी काम वर्तमान में होगा सारा का सारा प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा, यानी इसके अंदर सारी की सारी एक्शंस होंगी। दूसरा पास्ट टेंस, जो भी काम आपने भूतकाल में हुआ, पास्ट का मतलब होता है भूत, ऐसे समझो कि जो भी काम भूतकाल में हो गया वो सारा का सारा पास्ट टेंस के अंदर आएगा। और तीसरा है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब ऐसी घटना है, ऐसा कोई काम, ऐसी इवेंट, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर के अंदर होगा, आने वाले टाइम के अंदर विल हैपन, जो घटित होगा, उसे हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस के अंदर। अब इसमें भी क्या होती है, इसकी भी पढ़ते हैं कि 4 सब कैटेगरीज होती हैं। सब कैटेगरीज का मतलब इसके भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 कॉमन भाग होते हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। बस उसमें बस करते हमें ये याद रखना है कि वो प्रेजेंट के हैं, पास्ट के, फ्यूचर के, तो उन सब के आगे जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आगे लगा होता है। तो सबसे पहला हम इसके भाग में समझेंगे। इसका पहला भाग है, नंबर डाल के लिखना क्योंकि नंबर वाइज फिर मैं करूंगा इसको। तो पहला है PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छे से समझेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको आप सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा है नंबर 2 पर हमारा कौन सा टेंस हम सीखेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट। और उसके बाद में 4 नंबर पर हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 नंबर पर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से फर्स्ट में से 5 नंबर पर आ लिखिए, 5 नंबर पर आप नोट कीजिए पास्ट इंडेफिनिट, सामान्य भूतकाल, ठीक है ना। 6 नंबर पर पास्ट, यहाँ पर पास्ट लिख दीजिए, मैं कॉन्टिन्यूअस लिख देता हूँ, कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है। और 7th नंबर पर हमारा आएगा पास्ट परफेक्ट। 7th नंबर पर क्या है, नंबर वाइज इसके बाद हमको याद होना चाहिए। और 8th नंबर पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। तो 9 नंबर पर हम लिखेंगे सिंपल फ्यूचर लिख दो, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट, तो एक सिंपल बड़ा भी लिख देते हैं, सिंपल फ्यूचर, ठीक है, सामान्य भविष्य का। 10 नंबर पर उसमें आएगा हमारा फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। धैर्य रखिए, जुड़े रहिए अंत तक। एक एक चीज आपको टेंस के बारे में जो भी दिक्कत देती है मैं उसको एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। 11 नंबर पर आएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट में लिख देते हैं, लास्ट वन इज कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे मेरे साथ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा 12 नंबर का भाग। तो यहाँ तक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आई होप कि आपको अच्छे से याद भी होगा, अच्छे से नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। और 1 मिनट 5 सेकंड देता हूँ मैं आपको अच्छे से नोट करने, फिर हम कंटिन्यूअस क्लास को करते हैं। तो जिसमें पहला हमने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में और इंट्रोडक्शन यहाँ समझा देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है सामान्य वर्तमान। हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पढ़ेंगे तो बेसिक लेवल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो भी घटनाएं वर्तमान काल में होती है वो सारी की सारी सामान्य वर्तमान काल के अंदर आती है। सामान्य जो नॉर्मल घटनाएं होती है, जो रेगुलर एक्शन होता है, जब इसको हम एडवांस की तरफ लेके जाएंगे तो इसके बारे में 10-15 ऐसे फैक्ट है, मैं सब आपको समझाऊंगा। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, रेगुलर एक्शन हो गया, इरेगुलर एक्शन हो गया, प्रोवर्ब्स हो गई आपकी, ठीक है ना। उसके बाद कोई सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ है,
जैसे हम कहते हैं सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो इसमें प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग क्यों होता है, फ्यूचर का और पास्ट का क्यों नहीं? तो इसका कारण क्या है? ये फैक्ट सारे के सारे जो भौगोलिक दृष्टि से जो आपके हिस्टोरिकल जो भौगोलिक आपके फैक्ट है, जियोग्राफिकल फैक्ट, ये सारे के सारे प्रेजेंट टेंस में ही क्यों आते हैं और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्यों नहीं आते? तो इसके बारे में इन सभी बातों को आप धैर्य रखिए। एडवांस लेवल में जब ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा सारा का सारा खत्म हो जाए तो उसके बाद में एडवांस में हम सारी की सारी बातें उसमें वहां पर उस क्लास में करेंगे इसके बारे में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्तमान में जो कोई काम जारी है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, जहाँ भी परफेक्ट आएगा उसका मतलब होता है कोई भी काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब वर्तमान में कोई भी काम पूरा हो चुका, पास्ट परफेक्ट यानी भूतकाल में कोई भी काम पूरा हो चुका, और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है भविष्य में कोई भी काम, ऐसी एक्शन जो पूरी होगी, ठीक है ना, कंप्लीट होगी, तो उसके लिए कौन सा आएगा? फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इनको एक बार नोट कीजिए। आई होप आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। तब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि एक एक करके इसको अच्छे से समझेंगे। तो ओवरऑल कितने भाग हो गए मैं पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे? 3 नहीं बताओगे, सारे के सारे क्या बताओगे? 12। कितने टेंसेज हो गए हमारे? 12। इस 12 टेंसेज को हमें एक एक करके अच्छे से इसकी जितनी भी बेसिक्स जानकारी है वो सारी की सारी कंडीशन में एक एक करके समझेंगे, फिर इसको हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा वर्ब का कॉन्सेप्ट। अभी वर्ब का सारा खेल क्या? एक बात मैं बताऊँ तो टेंस के अंदर जितना का सारा खेल है वो वर्ब्स का ही है। वर्ब आपको अच्छे से समझ में आ रही है। वर्ब्स की फॉर्म्स भी पेपर में वर्ब की फॉर्म ही पूछी जाती है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। इसमें जो वर्ब की सही फॉर्म है वो आपको वर्ब्स। तो हमें वर्ब का प्रत्येक वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? ओवरऑल तो 5 फॉर्म्स होती है, लेकिन मेन जो मुख्य फॉर्म्स होती है वो आपकी कितनी होती है? 3। तो वर्ब्स में भी आप देख लीजिए, एक होती है मेन। ये कौन सी होती है? मेन। अब आपके दिमाग में आगा सर पे हमने तो ट्रांजिटिव भी पढ़ी, इंट्रांजिटिव भी पढ़ी, हमने तो 2 + V1 ही पढ़ा, वेयर इंफिनिटिव भी पढ़ा। वो बात की बातें हम आगे आगे जैसे भी ग्रामर में जानते रहेंगे। यहाँ पर आपको दोनों डिफरेंस मानना, एक तो मेन वर्ब और दूसरी आपको हो गई हेल्पिंग। इस मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स में आपको डिफरेंस अच्छे से समझना। मेन वर्ब्स वे मुख्य शब्द या वे मूल शब्द जो किसी भी काम को प्रतीत करते हैं, मतलब ऐसे समझो तो वे एक्शन, ये सारे के सारे एक्शन वर्ड्स ही होते हैं। और वो मुख्य शब्द जिससे हमें ये पता चला कोई भी काम हो रहा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ राम प्ले, तो इसमें जो प्ले वर्ब है ना वो हमारा मेन वर्ब्स होगी, वो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। जैसे मान लो उठना, खाना, पीना, हंसना, खेलना, दौड़ना, सोना, गाना, ठीक है, मारना, है ना, ये सारी की सारी क्या होगी? जिनके अंत में क्या आता है? ना में जो खत्म होती हो वो सारी की सारी क्या होगी? मेन वर्ब्स होगी। मोस्टली मैक्सिमम बता रहा हूँ, ना की जो मैक्सिमम जिनके अंत में क्या? ना, पूरी में नहीं, मैक्सिमम से बता रहा हूँ। ज्यादातर वर्ब्स की जो खत्म होती है वो ना के साथ ही खत्म होती है। अब दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स आपकी होती है कि ये किसी भी एक्शन को, जो मेन वर्ब्स होती है वो एक्शन को एक्सप्रेस करती है, तो एक्शन को एक्सप्रेस करने में उसकी सहायता करती है वो सारे के सारे ऐसे शब्द जो किसी मुख्य शब्द कोई जो उस काम को व्यक्त करने में आपकी सहायता करते हैं, उन्हें बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स की आपको पता होगा कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं दोनों में डिफरेंस आपको बता दूं। वैसे ये चैप्टर अलग है, जब हम वर्ब में पढ़ेंगे तब, लेकिन थोड़ा सा मैं दोनों में आपको अंतर बता देता हूँ कि जो मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में आपने बचपन में अंतर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें फर्क बता देता हूँ कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है। हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो बी की सारी फॉर्म्स होती है, इजारे हो गया, वाजवर्ब हो गया, बी हो गई, डूबेज हो गए, ये सारी की सारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आती है। और इस हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम होता है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं इसको, साइड में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेन वर्ब और एक साइड में हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ कि कोई पूछे ना कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फर्क होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मेन वर्ब होती है ये आपकी गिव्स मीनिंग, ये साइड मूविंग पे नोट कर लेना। मेन वर्ब होती है, ऐसे लिख सकते हैं पूरा लिखना, ए मेन वर्ब ऑलवेज गिव। मेन वर्ब हमेशा मीनिंग देती है, हमेशा ही अर्थ देती है। जैसे मैंने कहा ना राम खेलता है, तो खेलने का अर्थ कौन देता है? मेन वर्ब देगी, हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं देगी।
और लेकिन ये तो इसमें क्या लिखोगे, डज नॉट गिव MEANING मीनिंग का मतलब ये अर्थ नहीं देती, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या सुना, पहली बात तो ये अर्थ देती, ये अर्थ नहीं देती। और मेन वर्ब यूज विदाउट हेल्पिंग वर्ब, सबसे बड़ी बात ये हेल्पिंग वर्ब लिखो, HV लिख देता हूं ना, HV से आप समझ जाओगे हेल्पिंग वर्ब का, HV हेल्पिंग वर्ब। तो दूसरी बात मैंने क्या बताई कि बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब का प्रयोग होता है, अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल, ये बात ही तो आपको घबराती है। बाद में आप देखते हो ना, जहां भी आपने इज देखा आपने उसको हेल्पिंग वर्ब मान लिया, जहां भी एम देखा आपने हेल्पिंग वर्ब कह दी, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज आर एम का प्रयोग होता है। लेकिन हर एक जगह इज हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होता, कहीं कहीं इज का काम मेन वर्ब का भी होता है। तो वो सारी कौन सी कंडीशन है वहां पर हम समझें। दूसरी हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, क्या लिखोगे, ए हेल्प, पूरा लिखो, ए हेल्पिंग वर्ब डज नॉट विदाउट, डज नॉट यूज, ऐसे लिख सकते हो, डज नॉट यूज विदाउट ए मेन वर्ब, MEINVERB। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कभी भी मुख्य क्रिया के बिना नहीं होता। चलो ठीक है। तीसरी बात, नॉट सेंड ए हेल्पिंग वर्ब, भले कितनी सी बड़ी हेल्प मेन वर्ब, कितनी बड़ी, वहां अर्थ देखिए ठीक है, ये अकेली यूज हो सकती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेन वर्ब कितनी भी बड़े फंक्शन करके फिर भी ये हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदल सकती। जितनी भी ये मेन वर्ब्स आती है, यदि वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ रही हैं, तो उस वाक्य के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यानी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ही मेन वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि मेन वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का। तीसरी बात हमें ये समझनी, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, चेंज मेन, ये मेन वर्ब को बदलती है। ये तीन फर्क है मोस्टली इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। एक बार और दिला देता हूँ, मेन वर्ब हमेशा अर्थ देगी, हेल्पिंग वर्ब कभी भी अर्थ नहीं देगी। दूसरी बात, मेन वर्ब अकेली यूज हो सकती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगी वो हमेशा मेन वर्ब के साथ ही आएगी, ठीक है ना। तीसरी बात है कि ये हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदलती, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब सेंस ऑलवेज मेन वर्ब, है ना। we use according to helping verb मेन वर्ब, है ना, हम हमेशा मेन और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये बात भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से इसको नोट करो। आगे हम सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कि एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ आपको, इसमें समझ में, जैसे मैंने लिखा कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल आर्टिकल को यूज कर लो, राम फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। दूसरा मैंने वाक्य लिखा राम इज ए बॉय, यहाँ पर भी इसका प्रयोग हुआ, यहाँ पर भी इसका प्रयोग हुआ। अब मैं ये आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ कि इन दोनों में आपको अच्छे से बताना है। फिर मैं यही बता देता हूँ कि इस हेल्पिंग वर्ब कौन सी और मेन वर्ब कौन सी। मैंने अब आप बताया कि जरूरी नहीं सभी जगह इसमें आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब कीजिए, इसमें भी आपके दिमाग में यही विचार आएगा कि हो सकता है आपने अच्छे से पढ़ा हो, आपका बेसिक क्लियर हो, यही चीज आती है बेसिक में। टेंथ तो जब पढ़ा था, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, पर पास पढ़ाई अच्छे से, लेकिन फिर भी जो सारा का सारा बेसिक्स है वो क्लियर करते क्यों ना, जबकि हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल हम कितना ही क्यों ना कर ले, कितना ही बड़ा एग्जाम्पल क्यों ना लाए, लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना, तब तक हमारी चीजें कहीं ना कहीं उम्मीद हो ही जाती है। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, भले हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ लें, तो वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पर इज आया, इसके साथ में मेन वर्ब आई, तो हमने कहा कि इज हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं इज मेन वर्ब होगा। इज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब का प्रयोग हुआ, ये रही मेन, और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म होती है। और जब इसीलिए इज आ रहे के बाद में हमेशा मेन वर्ब का चौथी फॉर्म लगती है, क्योंकि वहां पर इज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इस सेंटेंस के अंदर इज हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको सर यदि इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मैंने एक बात बोली कि जब भी इज हेल्पिंग वर्ब होता है, इज आ रहे हैं वाजब, तो इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की चौथी फॉर्म का यूज करते हैं, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर तो इज हेल्पिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब सही है, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ अर्थ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के आ रही है,
लेकिन यहाँ पर तो मेन वर्ब के साथ आ रही तो हेल्पिंग वर्ब सही, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अकेले नहीं होगा। जब भी सेंटेंस के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब किसी को मान बैठो तो पास में देख लो कोई मेन वर्ब है नहीं, मेन वर्ब मिल रही है तो वो हेल्पिंग वर्ब आपकी है, वरना फिर वो वहां पर मेन वर्ब होगा। और यहाँ पर तो इजाजत के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म है ही नहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता, तो ये क्या होगी मेन वर्ब। यहाँ पर ये क्या होगी अवस्था शो कर रही है और ये मेन वर्ब होगी, रिप्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट कर रही है। तो ये फर्क है, हम वर्ब में अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको 10-15 एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाऊंगा। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम कंटिन्यू करते हैं वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती है। वर्ब आखिरकार होती है कि आपने सुना होगा कि वर्ब्स होती है वह शब्द जिससे हमें ये पता चलता है किसी भी काम के करने या होने का बोध होता है, तो उसे हमें क्या कहते हैं, उसे हम वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वापस हेडिंग डालेंगे एक्शन डिनोटिंग वर्ब क्या है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड। यहाँ पे पूरी परिभाषा लिखो तो एनी वर्ड्स विच शो एक्शन, कोई भी शब्द जो एक्शन शो करता है। एक्शन का मतलब ऐसा शब्द जिससे हमें ये पता चले कोई भी काम हो रहा है। ठीक है ना, एनी वर्ड शो एक्शन। स्टेट का मतलब अवस्था बताए, जैसे आई एम ए टीचर, इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा लेकिन अवस्था है ना, तो वहां पर वो इच अवस्था बताए स्टेडी वर्ड। ठीक है ना, तो उसी प्रकार एंड पोजीशन यानी जो अधिकार भी शो करता है, ये सारे के सारे काम होते हैं वर्ब के, जो वर्ब चैप्टर में हम अच्छे से इसको सीखें। यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ कि एक्शन डिनोटेड वर्ड वह शब्द जिससे हमें ये पता चले किसी काम का करना या होना पाया जाना जिस शब्द से दर्शाता है, या वह शब्द जिससे हमें ये पता चले कि कोई कि किसी भी काम के करने या होने का पता चले, तो वो क्या होगा, वर्ब। ठीक है, अब आगे हम ये पढ़ते हैं कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है। तो V1 मुख्य इसकी मेनली कितनी फॉर्म होती है, मेन फॉर्म होती है इसकी 3। मेन कितनी फॉर्म्स होती है, मेन 3 फॉर्म्स होती है। और ओवरऑल देखें ओवरऑल इसकी 5 फॉर्म्स होती है। अब ये हम यहाँ पर यदि आपको वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल गई ना, फिर भी आप बेसिक्स आप समझ जाओगे। तो पहला मैं सिखा रहा हूँ V1 V2 वर्ब की दूसरी फॉर्म को V2 बोलना। ठीक है, आज से वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म। ठीक है ना, और वर्ब की फिफ्थ 5 एग्जांपल लेके मैं समझाऊं। अब इस वर्ब की पहली फॉर्म को हमेशा प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलोगे, प्रेजेंट। ठीक, दूसरी फॉर्म को बोलना है पास्ट फॉर्म। क्या बोलोगे, आज से पास्ट। मैं कहता हूँ वर्ब की पास्ट फॉर्म कौन सी होती है, ऑप्शन दे दूं, पहली, दूसरी, तीसरी, यहाँ पे कोई नहीं, तो आप क्या कहोगे, दूसरी। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसको बोलोगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का रोल भी निभाती है। और जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं, 3 परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और इसके बाद में आपको चार्ट में जो घबराने की जो जरूरत होती है ना, आप हेल्पिंग वर्ब तो याद करते थे लेकिन बाद में भूल जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग होगा। तो आप इनका नाम देके इनके अच्छे से फॉर्म समझ जाओगे ना, तो आप खुद समझ जाओगे कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं इनमें कौन सी फॉर्म आती है। तो अच्छे से समझो, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, PRESENT, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल क्या होता है, ये भी हम आने वाले कक्षा में एक एक करके समझेंगे। एक दिन में तो ना मैं ज्यादा कुछ बता सकता आज की क्लास में, ना आप ही ज्यादा आज कुछ पढ़ सकते एक दिन में, तो सारी की सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़ सकते, समय आने पर धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। और इसको बोलते हैं प्रेजेंट FORM। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या प्रेजेंट फॉर्म। पास्ट फॉर्म को पास्ट फॉर्म ही बोलते हैं, इसका दूसरा कोई नाम है नहीं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म बोलो, आईएनजी वाली फॉर्म बोलो। अभी बताऊंगा मैं एस और आईएनजी वाला जो रगड़ा रहता है बच्चों में, जो समस्या रहती है, उसको मैं अभी आज क्लियर करूंगा इसके तुरंत बाद में। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलो या फिर आईएनजी वाली फॉर्म बोलो, कंटीन्यूअस वाली फॉर्म बोलो या प्रोग्रेसिव फॉर्म बोलो, वो सारी की सारी वर्ब की चौथी फॉर्म होती है। अभी वर्ब की चौथी फॉर्म पढ़ती कैसे वो भी हम समझेंगे। फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट। अब हम ये देखेंगे इस प्रेजेंट फॉर्म, ये भी तो प्रेजेंट फॉर्म है और ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, इन दोनों में क्या फर्क है। एक बात बता दूं, इस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को आप एस या ईएस वाली फॉर्म भी बोल सकते हो। अब आपको थोड़ा पता चला होगा
एस ई एस वाली फॉर्म, एस ई एस किस में लगता है? एस ई एस तो लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, और एस ई एस लगता है तब तो सिंगुलर प्लूरल का बात होनी चाहिए, तो हम उसको भी समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट रहता है एस और ई एस रिगार्डिंग अकॉर्डिंग वर्ब में और नाउन में डिफरेंस समझेंगे दोनों को। तो यहाँ पर पहले आप ये जानिए कि जो ये प्रेजेंट फॉर्म होती है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमेशा आपको एक बात बता दूं मैं, इन दोनों में क्या फर्क है? तो ये होती है आपकी सिंगुलर, कैसी होती है? सिंगुलर फॉर्म, सॉरी इसमें लिखोगे सिंगुलर नहीं प्लूरल, पी एल यू आर ए प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा नेचर में प्लूरल होती है। क्या बात कही मैंने कि वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है उसको आप बेस फॉर्म भी बोल सकते हो, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म है। अभी एक शब्द क्या बेस फॉर्म? बेस फॉर्म उसे बोलते हैं जिसके अंदर हम एस ई एस लगाते हैं या फिर आई एन जी जोड़ते हैं, उसे बोलते हैं बेस फॉर्म। ये बात है जिस वर्ब के अंदर हम ए फॉर्म ऑफ वर्ब्स व्हिच एड आई एन जी इज कॉल्ड बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। क्या कहा मैंने कि जब भी हमें आईएनजी लगाना होगा और एस और ई एस लगाना होगा तो हम हमेशा मेन वर्ब की बेस फॉर्म में लगाएंगे, लेकिन सारी वर्ब्स की बेस फॉर्म और मेन वर्ब्स मतलब मेन फॉर्म, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सारी की सारी वर्ब्स की समान होती है। बस एक ऐसी वर्ब है जिसकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंस होता है, वो है बी। अब प्ले की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म प्ले ही होती है, लेकिन बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम और बेस फॉर्म की बी खुद। ये डिफरेंस है दोनों में, ये वर्ब चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि वर्ब्स की जो पहली फॉर्म होती है वो नेचर में प्लूरल होगी। अभी प्लूरल है तो इसका प्रयोग भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है नेचर का मतलब ये व्यवहार में कैसे होती है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, तो ये होगी आपकी सिंगुलर। ये फर्क है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ ये प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी और ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। ये दोनों में फर्क है। अब इतना आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखेंगे कि नाउन और वर्ब दोनों में एक डिफरेंस होता है, माइनस सा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज है, वो आपको समझना होगा। इसको आप नोट करके कॉन्सेप्ट मान के नोट कीजिए। यहां से आपका अभी हम बेसिक कर रहे हैं, बेसिक चीजें एक एक करके समझेंगे। हम ये देख रहे हैं कि जब भी नाउन के अंदर हम एस या ई एस को जोड़ते हैं क्या करते हैं, ठीक है ना। जब भी हम नाउन के अंदर एस या ई एस लगाते हैं तो हमें हमेशा प्लूरल फॉर्म बनती है नाउन की। तो वो कैसी फॉर्म होगा, प्लूरल बन जाएगा, प्लूरल नाउन होगा। हमें कैसा नाउन प्राप्त होगा, प्लूरल। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझ लूं कि जैसे मैंने क्या बी ओ आई है, ये सिंगुलर था नाउन है, इसके अंदर जैसे मैंने यहां पे एस लगेगा, ई एस, इसमें लगेगा एस, ठीक है। बॉय में मैंने एस लगाया तो क्या बन गया, बॉयज। अब ये क्या हो गया, प्लूरल हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ये कांसेप्ट है। इसमें दूसरा आप इसमें ये समझिए, दूसरी मैं बात कर रहा हूं वर्ब की। लेकिन जब भी आप वर्ब में एस या ई एस लगाओगे, जब भी आप वर्ब में एस या ई एस लगाओगे तो हमेशा आपको, आप क्या समझ रहे हो, प्लूरल नाउन नहीं, आप जब भी वर्ब में एस या ई एस लगाओगे तो हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब्स प्राप्त होगी। क्या होगी, सिंगुलर। अब मैंने एग्जांपल लिया प्ले, प्ले यानी खेलना। अब इसमें जैसे मैंने एस जोड़ा, इसमें ई एस तो लगेगा नहीं, ई एस तो उसमें अंत में लगता है जिसके अंत में ओ, ठीक है ना, उसके अंत में डबल एस, उसका दूसरा सी एस एस एस, उसमें लगता है ई एस। लेकिन प्ले में सिंपली क्या लगेगा, एस लगेगा, तो बन क्या गया, प्लेज। तो ये क्या, ये सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की, और ये कैसा नाउन है, ये प्लूरल नाउन। तो क्या फर्क हुआ दोनों में, फर्क ये हुआ कि जब भी नाउन के अंदर एस आर एस और ई एस हम जोड़ेंगे तो वहां पर हमें नाउन की प्लूरल फॉर्म प्राप्त होगी। लेकिन जब यही एस और ई एस का प्रयोग है ना, हम वर्ब के अंदर एस और ई एस ऐड करेंगे तो हमें कौन सी फॉर्म प्राप्त होगी, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म प्राप्त होगी। तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो आप कॉपी में अच्छे से लिखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाने से, एस या ई एस लगाने से हमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म प्राप्त होती है। हमें उस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या फिर हमें उस वर्ब की सिंगुलर फॉर्म प्राप्त होती है।
सिंपली लिखिए आप कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे तो वह वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सिंगुलर। अब आपने सुना कि इस प्ले और प्लेस दोनों में से सिंगुलर कौन है? तो जिसके साथ एस लगा वो सिंगुलर नहीं है, जिसके साथ एस लगा वो प्लूरल नहीं। आप क्या सोचोगे एस लगाने से प्लूरल बनेगी? अरे वो एस जब नाउन में लगाते हो आप तब प्लूरल बनता है। वर्ब के अंदर आप एस और ईएस लगाओगे तो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। अब मैंने जैसे एग्जांपल एक और ले लिया, मैंने ले लिया जैसे खाने का, ईट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसी होती है? तो लिखिए आप नोट करके लिखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। कैसी होती है? क्या लिखोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। दूसरी, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो कैसी होती है? तो वो हो जाती है, ये कौन सी फॉर्म बनी है? एस और ईएस वाली मैंने तुरंत ही बताया पीछे वाले स्लाइड में कि वो कौन सी फॉर्म होगी? फिफ्थ फॉर्म होगी। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा कैसी होगी? तो आप क्या समझे? नाउन में एस और ईएस लगाने से प्लूरल नाउन प्राप्त होगा, लेकिन वही एस और ईएस हम वर्ब के अंदर जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म प्राप्त होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा और प्लूरल फॉर्म का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगली आप बात देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लिखिए आप, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। वी यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट विथ प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो विथ यूज सिंगुलर वर्ब्स, तो हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ब में मैंने बता दिया कौन सी फॉर्म प्लूरल होती है और कौन सी फॉर्म सिंगुलर होती है, ये तो हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं और कौन से सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर आप और कॉन्सेप्ट लिखिए, सिंगुलर, यहाँ पे सारी की सारी चीजें बाकी बनानी तब काम आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लिखोगे? प्लस सिंगुलर वर्ब। अब वर्ब का कोई डाउट नहीं बचना चाहिए कि वर्ब्स की कौन सी फॉर्म सिंगुलर होती है कौन सी प्लूरल होती है। वर्ब से में एस और ईएस लगाते तो क्या बनता? प्लूरल नहीं बनता, वो सिंगुलर बनता, ये ध्यान रखना। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? क्या लिखोगे? ही, प्रोनाउन लिखा देता हूं पहले, सी, इट और कोई प्लूरल प्रॉपर नाउन, पी आर ओ पी ई आर, प्रॉपर, जैसे राम, श्याम, ये सारे के सारे क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का कभी आपने प्लूरल सुना? बनता है? राम का प्लूरल बनता है? राम से नहीं बनता, वो सिंगुलर होता है, ठीक है ना। श्याम का कोई प्लूरल बनेगा? सीता का कोई प्लूरल बनेगा? नहीं प्लूरल बनेगा। तो ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन। साथ ही आप एक बात और नोट कर लीजिए यहाँ पर कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सारे के सारे क्या? सिंगुलर। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट मोस्टली मैंने बता दिए सिंगुलर होते हैं। इन सब के साथ आप हमेशा किसका प्रयोग करोगे? तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल सी बात है, सिंगुलर वर्ब। दूसरा, इसको एक नंबर नोट कीजिए, दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। याद करने आपको प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, फिर अपन आगे वर्ब फिल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिल करने में। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैं बता दूं प्लूरल वर्ब कॉन्सेप्ट तो ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, पहले ये लिखो, यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, ठीक है ना। यू, वी, दे, ये सारे के सारे क्या होंगे? प्लूरल प्लस प्लूरल। और इनके साथ आप आई का भी प्रयोग कीजिए, प्लस आई। क्या लिखोगे? आई, ठीक है। आई यहां लिख लेते हैं, यू, वी, दे और आई। अब दिक्कत सब में ज्यादा क्या आती है? इन सब के साथ कैसे वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। बहुत अच्छी बात बताइए, किसके? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है आई प्लूरल है या सिंगुलर? अब बहुत
सारे आपने सुना भी होगा बुक्स में भी, कहीं पर आई को प्लूरल माना है, कहीं पर सिंगुलर माना है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मोस्टली जितनी इसके बारे में सुनी जाती है, जितनी प्रचलन में है, कि आई को हमेशा आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर आई को हमेशा आपको प्लूरल मानना है, और पास्ट टेंस में जैसे भी आप जाओगे तो आई को वहां पर क्या मानना, सिंगुलर। आई प्रोनाउन होता है, इसका हिंदी में अर्थ में होता है, और जैसे मैं कहता हूँ मैं एक अध्यापक हूँ, तो आपको लग रहा है कि मैं तो एक सिंगुलर ही हूँ, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आप क्या देखोगे, इसके बारे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आने वाली क्लासों में मैं एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको आई को हाल फिलहाल के लिए आपको प्लूरल मानना, कौन से केस में आई सिंगुलर होगा, कौन से टेंस में आई का प्रयोग सिंगुलर होगा, वहां पर मैं स्पेशली अलग लाइन में लिखवा दूंगा कि आई के साथ वर का नहीं वाज का प्रयोग करेंगे। अब आई के साथ वर का भी प्रयोग हो गया, लेकिन वो कौन से केस में होता है, इमेजिनरी केस है ना, तो वो कौन सा अलग केस है, उसमें हम उसको और समझेंगे। यहाँ आपको अच्छे से समझना है कि प्लूरल सब्जेक्ट में आई को कंसीडर करना है, और ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा हमेशा भविष्य में, सदियों सदियों के लिए, ठीक है। और ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो इन सब के साथ कैसे वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये आप अच्छे से यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे धीरे धीरे टेंसेज की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये सीखेंगे कि टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार तो हमने पढ़ लिए। अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं टेंसेज की ओर कि आखिरकार हमारा टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर में पढ़ेंगे, एक एक बात को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो भाई पहला नंबर कौन सा होता है, पहला होता है प्रेजेंट सिंपल, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल तो नहीं बोलना, सिंपल प्रेजेंट बोलना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ लगा दो सिंपल प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। हिंदी में लिखना, लिखो सामान्य वर्तमान काल। क्या लिखोगे, सामान्य वर्तमान काल। इसकी पहचान, अब आपको पहचान को समझना हो सकता है, बहुत सारे बच्चे पहली बार देख रहे हो, तो पहचान इसको मैं अच्छे समझा दूं। बेसिक में पहचान पढ़ने की कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब जब एडवांस पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये नहीं सीखेंगे ता है, ती है, ते है, किसी वाक्य के अंत में ता, ती, ते आ रहे, तो वो प्रेजेंट टेंस की पहचान होगी। फिर वहां पर आपको अच्छे से हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स देके आप पहचान लोगे। बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो आप देख के पहचान लोगे कि हमेशा ये प्रेजेंट टेंस का वक्त, वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें समझने की कोई और समझाने की कोई जरूरत ना होनी चाहिए। तो हिंदी में लिखोगे ता है, किसी बात हिंदी में किसी वाक्य के अंत में जो वाक्य खत्म होता है किससे, ता है, ती है के साथ में, और ते है इनके साथ में, और सिंपल है के साथ, ठीक है। और छात्र है, वो अध्यापक है, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हुई। उसी प्रकार सिंपल है आता हूं, वहां पर भी ये भी प्रेजेंट टेंस में हमेशा ध्यान रखना। तो ता है, ती है, ती है, ये किसकी पहचान होती है, तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बात तो अच्छे से हो गई। अब सिंपल प्रेजेंट किसके लिए यूज करते हैं, तो आप हिंदी में लिखिए, फिर हम इंग्लिश में इसको एडवांस वर्जन पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। हिंदी में आप ये लिखिए, सामान्य वर्तमान काल की घटनाओं के लिए, क्या लिखोगे, सामान्य वर्तमान काल की घटनाओं के लिए हम हमेशा सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वो घटनाएं जो नॉर्मली प्रेजेंट टेंस में होती हैं, जो सामान्य वर्तमान काल के अंदर आती है, उन सब में हम प्रेजेंट किसका, तो पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये बात मैंने आपको सीखा कि सामान्य वर्तमान काल की घटनाओं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट टेंस का। अब सेंटेंस के थ्रू हम इसको अच्छे से समझेंगे। सेंटेंस में हम तीन सेंटेंस को मोस्ट रिगार्डली लेकर समझेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा ये पॉजिटिव बोलो, ये असर्टिव सेंटेंस होता है। सेंटेंस बताऊंगा आपको सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, असर्टिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, सबकी अलग अलग पहचान होती है। और अब हम ये मानेंगे कि भाई जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया जाए, कोई ओपिनियन दिया जाए, उसे असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। वो दो प्रकार के, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो ये जो टेंस में दो प्रकार पढ़ते हैं, पहला पॉजिटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस की ही टाइप, ठीक है, पहला सकारात्मक वाक्य, दूसरा नकारात्मक वाक्य, और इस पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव बोलो या अफर्मेटिव बोलो, एक ही बात है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस टू ऑफ टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, है ना। उसमें से वन कौन सा होता है,
पहला होता है आपका पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। क्योंकि आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई विचार दे रहे हो, कोई आइडिया दे रहे हो, तो नकारात्मक भी तो हो सकता है ना, उसी प्रकार से। तो पहला आप लिखोगे अफर्मेटिव, AFFIR अफर्मेटिव, और इसको भी आप क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव, है ना। कोशिश करेंगे आप अच्छे से इसको समझाने की। अफर्मेटिव मुझे हिंदी में लिखना, लिखो सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये इतना लिख दो, अफर्मेटिव लिख के समझ जाओ। तो पहला हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव, दूसरा हम पढ़ेंगे नेगेटिव, और तीसरा पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे, नेगेटिव। पहले इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूं, इन दोनों फर्क क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझ गए। पॉजिटिव में सामान्यतः हम, ठीक है, कोई सकारात्मक विचार को व्यक्त करते हैं, वो होगा पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। नकारात्मक, पॉजिटिव तो आप समझ गए, नकारात्मक हमेशा आपको नो, नॉट और नेवर, इन तीनों का प्रयोग आपको मिलेगा। नो, नॉट और नेवर। नो सेंटेंस की शुरुआत में, और नेवर आपका उस ये सेंटेंस में मैनर से पहले, और नॉट, नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, PAL से मत करना, वो मैन हो जाएगा। थर्ड प्लेस का मतलब होता है तीसरे स्थान पर हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का। नो आता है, नो सेंटेंस के अंदर नो यूज हुआ तो सीधी सी बात है वो नेगेटिव होगा, नॉट यूज हुआ तो भी नेगेटिव होगा, और नेवर होगा तो भी सेंटेंस नेचर में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और साथ ही एडवांस में मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ कि रेयरली, डेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, ये सारे के सारे जो एडवर्ब्स होती है, सारी की सारी एडवर्ब्स होती है, वो होती है नेगेटिव एडवर्ब होती है। जरूरी नहीं किसी सेंटेंस के अंदर नॉट आए तो ही वो नेगेटिव होगा। उस एडवर्ब्स होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। वो सेंटेंस के अंदर आ गई तो उसके अंदर नॉट थोड़ी आएगा, फिर डबल नेगेटिव आ नहीं सकता। तो इसलिए उनका भी हमको ध्यान रखना। लेकिन फिर भी मैं आपको तीन चीजें बता देता हूँ, वो हम आगे बढ़ेंगे। नो सेंटेंस की शुरुआत में आएगा सेंटेंस नेगेटिव, नॉट तीसरे स्थान पर आएगा, हमेशा तीसरे स्थान पर आएगा नॉट, और नेवर आपका, नेवर कहां पर आएगा, नेवर आएगा मेन वर्ब से पहले। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जितनी मेरे को पता थी उतनी मैंने आपको इसके बारे में बताया, लेकिन हम तो उसका यूज करेंगे ज्यादातर नॉट, क्योंकि एक बात आपको बता दूं, ठीक है ना, कि हमेशा नॉट के बिना नो, है ना, नो यूज नॉट, है ना, ऐसे समझोगे। विदाउट नॉट इज यूज, है ना, विदाउट नॉट इज यूज एनी सेंटेंस पॉसिबल इज नेगेटिव। मतलब नेगेटिव सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल यूज विदाउट नॉट, है ना। नॉट के बिना, नॉट का प्रयोग किए बिना आप नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि जिस सेंटेंस के अंदर नॉट का प्रयोग होगा वो सेंटेंस हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस हमेशा, क्योंकि बिना नॉट के यूज के, विदाउट नॉट इज यूज एनी सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल कि वो नेगेटिव है। कोई भी सेंटेंस ये संभव नहीं है कि उसके अंदर नॉट का प्रयोग नहीं हुआ तो फिर वो नेगेटिव नहीं है। तो ये बात आपको समझनी है कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि नकारात्मक वाक्य में नॉट का आना जरूरी है, और हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव होता नहीं। तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि जब भी हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। साथ ही इन एडवर्ब्स का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन मोस्टली हम यहाँ सेंटेंस के अंदर किसका प्रयोग सीखेंगे, नॉट का। और मैंने ये भी बता दिया नॉट कौन से स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर, ठीक है। अब तीसरी बात आती है इंटरोगेटिव। ये दो प्रकार के होते हैं, जब इसको मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। छोटी सी इसके बारे में यहाँ बात लिखा दूं आपको, तो आप लिख दो वी आस्क ए क्वेश्चन, वी आस्क समवन ए क्वेश्चन, इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्यों नहीं लिखो, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस बता दो कि जिस सेंटेंस के अंदर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कैसा होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोले प्रश्नवाचक वाक्य, एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने बहुत अच्छे से बनाया, एलपी वर्ब यूज कर ली, डब्ल्यूएच वर्ड यूज कर लिया, लेकिन लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो करेक्टली आप लैंग्वेज की दृष्टि से देखोगे वो सेंटेंस कहीं ना कहीं अधूरा ही है, हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ में। अभी दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें होता है
क्लोज, कोई जरूरत नहीं लिखने की, कुछ बात समझते रहिए मेरे साथ, नोट कर लीजिए इसको थोड़ा सा। दूसरा होता है ओपन एंडेड, ठीक है, पहला क्लोज एंडेड, दूसरा ओपन एंडेड, लिख दो सर ये है डी। अब ये दो टाइप होती है, ये होता हमेशा स्टार्ट विथ किसके साथ बोलो, हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, और ये स्टार्ट विथ WH, इसके अंदर आपको रीजन बताना पड़ता, सारा का सारा डिटेल बोलनी पड़ती है। मतलब मैंने कहा क्या तुम कल स्कूल गए थे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। मैंने कहा तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, तो इसका उत्तर आप एक वाक्य में थोड़ी दे सकते हो, एक शब्द में थोड़ी दे सकते हो। और एक बात और अच्छे से बताओ, इस क्लोज एंडेड सेंटेंस को हम यस या नो टाइप वाला सेंटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर होता है मैक्सिमम हम यस या नो में ही देते हैं। तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया, हाँ या ना, बस, ठीक है। तुमने पानी पिया, हाँ या ना, क्या तुमने अपना गृह कार्य किया, हाँ या ना, यस या नो। तो इसलिए यस या नो टाइप्स वाले सेंटेंस के बोलते हैं। WH वर्ड प्रयोग करोगे तो उस सेंटेंस में हमेशा आपको रीजन बताना पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और पहला होता है क्लोज एंडेड, दूसरा होता है ओपन एंडेड। दोनों की स्ट्रक्चर अच्छे से मैं समझाऊंगा, फिर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर थ्रू हम इसको अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव सब समझेंगे इंटरोगेटिव, ठीक है। तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होता है, ये हमेशा WH वर्ड के साथ शुरू होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लोज एंडेड सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद WH वर्ड। ये WH वर्ड के साथ शुरू होते हैं, इसमें शुरू में WH वर्ड का प्रयोग होता है और इसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ये दोनों के अंदर फर्क है। कोई भी आप WH वर्ड यूज करो, कोई घबराने की जरूरत नहीं, तो इसको आप अच्छे से एक बार नोट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों की स्ट्रक्चर एक बार जान लेते हैं कि दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना क्या होती है, ठीक। पहला मैं आपको बता ही देता हूँ, अफर्मेटिव इसके इंटरोगेटिव समझ लो पहले, चलो तीनों की बता देता हूँ। जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर में बताओ, सब्जेक्ट, इतना लिख दो, पूरे लिख दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल संरचना। किसी भी आप टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस उठा लेना, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, जरूरी नहीं हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आती है ऐसी बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बिल्कुल आती, लेकिन फिर भी पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में SVO ऐसे याद रख सकते हैं। कर्ता क्रिया क्या काम होगा, जैसे क्रिकेट खेल रहा हूं कर्म में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा नेगेटिव, कभी भी पूछ ले नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या नोट आएगा, नहीं तो क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, नोट, फिर क्या आएगी, मैन वर्ब। कौन सी फॉर्म आएगी मैन वर्ब, वो कौन से टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है उस पे डिपेंड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे, मैन वर्ब कौन से आएंगे, लेकिन आएगी पक्की। हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना ही होगा, है ना, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब विदाउट नॉट यूज, मतलब अपन विदाउट ये हेल्पिंग वर्ब के बिना नेगेटिव सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं, ये ध्यान रखना आपको। तो सब्जेक्ट नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, नहीं कुछ नहीं लगेगा, बस तीसरे स्थान पर नॉट लगाना ही है सबसे इंपॉर्टेंट बात। तीसरा इंटरोगेटिव, दोनों की पहचान बता दो। पहला हमने कहा था क्लोज एंडेड, यानी पहला कौन सा, दो इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है क्लोज एंडेड, वापस कह रहा हूं, उसकी पहचान क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, हां तो उल्टी बात होगी, लेकिन है क्या करें, हमको ये पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तभी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या तुमने खाना खाया, तो हम हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या प्रयोग करोगे, मेन, फिर ऑब्जेक्ट। अभी बात खत्म नहीं हुई, किसका प्रयोग करोगे, फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क का, और दूसरे में स्टार्ट करोगे WH, बाकी जो पहले वाली संरचना विषय तो हमेशा ध्यान रखना WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, हमेशा नहीं। एक चीज इसमें घबराने की है,
कि जब WH वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आए तब वहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उसके बाद में होता है, लेकिन आने वाली क्लास एडवांस में भी ये समझाऊंगा। पेपर में क्या करता है, दूसरी बात कौन सी है कि जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, ठीक है ना, एक WH वर्ड इज यूज्ड इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस, जब WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के मिडिल में बिगिनिंग में किया जाए तो ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यदि सेंटेंस में WH वर्ड का बीचों बीच प्रयोग किया जाए तो वी यूज आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है, तब हम उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो रट्टा कब मारना कि WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती, वहां जाके अटक जाओगे, क्योंकि WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया, वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वहां क्या आता है सब्जेक्ट। तो ये बीच में तो तब की बात है, लेकिन हम तो शुरू की बात करें तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आता है आपका सब्जेक्ट। ऊपर वाले सेम टू सेम स्ट्रक्चर, फिर मेन वर्ब, रटने की कोई जरूरत नहीं। स्ट्रक्चर बनी कैसे, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है, कुछ नहीं, नॉट का प्रयोग करना, कहाँ करना है, तीसरे स्थान पर। और मैंने ये बताया कि बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस पॉसिबल नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब तो लगानी पड़ेगी। अब पहले सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, नॉट तो तीसरे स्थान पर, ठीक है, तो फिर कौन बचा, मेन वर्ब लगानी होगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, इसलिए मैंने ये शुरू में बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बिना मेन, हेल्पिंग वर्ब के बिना आपका है ना, यदि मेन हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वहां पर मेन वर्ब आएगी है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर। हम क्या पढ़ेंगे, प्रत्येक टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव ही पढ़ेंगे। WH वर्ड वाली स्ट्रक्चर हम इसको कम इंपॉर्टेंट मानते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं एक दो आपको समझा दूंगा कोई टेंस में, लेकिन इसको हम डालेंगे फिर तो ये ज्यादा टाइप्स हो जाएगी हमारी, ठीक है। प्रत्येक टेंस के 3 भाग हो गए, तो 12 3 36 हो गए, और इसको हम इंक्लूड करेंगे तो 5 4 48 हो जाएंगे। और इसमें एक और टाइप होती है इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है। इंटरोगेटिव नेगेटिव ये भी आप लिख दो, चौथी कौन सी लिखोगे, इंटेरो, इंटरोगेटिव नेगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसकी बात करें, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो नेगेटिव में तो सीधी सी बात है, क्या दिया कि नॉट तीसरे स्थान पर, तो नॉट तीसरे स्थान पर, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में किसके साथ खत्म होगा, ये क्वेश्चन मार्क के साथ। ये ध्यान रखना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और तीसरे स्थान पर कौन आएगा, नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान। केवल इंटरोगेटिव की पहचान पूछे तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन इंटरोगेटिव नेगेटिव की पहचान तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ये भी, अब ऐसे क्या होगा सर, एक बात और बता दो, WH वर्ड इंटरोगेटिव, उसकी नेगेटिव क्या होगी, फिर तो ये बहुत टाइप की ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आपको संबोधन यहां तक ही पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे, यानी प्रेजेंट टेंस की हम सर्चना आज हम कोशिश करेंगे प्रेजेंट टेंस को पूरा करने की। तो प्रेजेंट टेंस में हम अच्छे से समझेंगे। एडी तो डाली हुई थी, फिर भी एक बार और लगा दो, फिर हम आगे भी यार ये जैसे, क्योंकि बेसिक बातें तो बार बार समझनी पड़ती है, बीच में से कोई डाउट ना आना चाहता हूँ, है ना विद्यार्थियों को, तो उसमें हम अच्छे से समझें। ये पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप थोड़ा जल्दी कीजिए, थोड़ा जल्दी थोड़ा होगा। सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव, क्योंकि ये तो मुश्किल है। दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस ये होते हैं। प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी? अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर सर आपने बताया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है, लेकिन अब हम मेन बात करें किसकी, मुख्य रूप से प्रेजेंट टेंस के या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी आपकी स्ट्रक्चर क्या होगी अफर्मेटिव या पॉजिटिव की। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपकी वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इज। अब ये क्या दिक्कत है, हाँ ये तो चीज मैंने पहले आपको समझाई थी, वो यहाँ आपको थोड़ी बहुत समझनी होगी, आपने वहां समझी कोई दिक्कत नहीं। ये दो कैसे वर्ब आ गई, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इज, मतलब ये वर्ब की पहली फॉर्म है और ये वर्ब की, इस सबको मिला के क्या हो गया भाई, वर्ब की फर्स्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आईएएस का प्रयोग कर लोगे तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगा, तो इसको आप फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। इस पूरे को आप क्या बोल सकते हो, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो ऐसे भी लिख सकते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बार बार मैं ये नहीं लिखूंगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा, तो मैंने एक बार बता दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन ही, सी, इट और कोई प्रॉपर नाउन और साथ ही कुछ सिंगुलर नाउन, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल सब्जेक्ट में वी, यू, दे और ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं, कोई प्लूरल नाउन और साथ ही आई को मैंने आपको कंसीडर, आई भी आप हाल फिलहाल के लिए क्या मानिए, प्लूरल। तो आई को प्लूरल मानना है और उसके साथ किसका प्रयोग होगा, उन सब के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये चीज मैंने अच्छे से आपको समझाई। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, हो सकता है उसका सब्जेक्ट प्लूरल आए तब तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लोगे, सेंटेंस ही हो गया। लेकिन मान लो जब मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर यूज कर लिया तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होती है। लेकिन हमने तो पढ़ा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। इसलिए इन दोनों में से एक यूज होगी, दोनों नहीं होगी, एक यूज होगी। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है, पहला सेंटेंस। तो क्या लिखोगे आप, दो सेंटेंस हम समझेंगे। राम क्रिकेट खेलता, राम प्ले या फिर प्लेज, ये मैं यहाँ पर ऑब्लिक देता हूँ, बाद में सीधे लिखेंगे। राम प्ले या प्लेज क्रिकेट, CRIC राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से राम के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ अच्छे से वर्ब का कॉन्सेप्ट समझा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप सबका आंसर क्या आ रहा होगा, आई होप आप सब कहोगे सर प्ले का तो प्रयोग नहीं होता, क्योंकि प्ले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेचर में प्लूरल होती है। हमें हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद तुरंत मैन वर्ब प्रयोग की होगी तो सब्जेक्ट के हिसाब से मैन वर्ब का प्रयोग होता है। और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी फिर तो वो लड़ाई लड़ लेगी हेल्पिंग वर्ब अपने आप सब्जेक्ट से पहले। ये हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार के कई यूज होती है, जैसे डू डज में डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, अभी तुरंत बात बताऊंगा। एज है में एज सिंगुलर के लिए, है प्लूरल के लिए। इज आर एम में आई एम तो स्पेशली आई के लिए छोड़ दिया, इज सिंगुलर के लिए, एम आर प्लूरल के लिए, आर प्लूरल के लिए, उस प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ राम हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी तो सिंगुलर, तो इसको धड़ाक से काटेंगे, ये तो प्लूरल है तो इसका प्रयोग होगा प्लेज। तो राम प्लेज क्रिकेट। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम गाना गाते हैं तो वी सिंग ए सॉन्ग, ये दूसरा एग्जांपल, ठीक है। हम स्कूल जाते हैं या वे स्कूल जाते हैं, दे का एग्जांपल ले लो, दे गो या फिर गोज, बताओ दे गो या गोज टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। कोई भी आप एक बार सिंगुलर सब्जेक्ट का, एक बार प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग कर लो। एक मैंने सिंगुलर कर लिया, प्रॉपर नाउन का कर लिया, एक से दो प्लूरल कर लिया, एक बार और सिंगुलर, ठीक है। अगला सेंटेंस बोले इन दोनों में से उत्तर बताओ। तो दे प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसे, प्लूरल, तो इधर तो इसे। दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं कि मैं पढ़ता हूं, तो क्या लिखोगे, आई रीड। मैं एक बुक पढ़ता हूं, आई रीड। आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट। तो आई होप आपको अच्छे से प्रेजेंट टेंस है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये हमारी स्ट्रक्चर हो जाएगी। पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी किसकी, सिंपल प्रेजेंट की, ठीक है ना। ये बात अच्छे से आप समझ गए। अब इसकी दूसरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की। यदि नेगेटिव सेंटेंस आया है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और आपको समझा दूं कि आपने सुना था सर मैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 12 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के भी 4, फ्यूचर के भी 4, 12 होते हैं। 12 में से 2 ऐसे टेंसेज है जिनकी पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। जनरली वी डोंट नीड, हमको जरूर सामान्यतः बोलता हूँ इंग्लिश में कि जनरली वी डोंट नीड ए हेल्पिंग वर्ब इन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट। ध्यान रखना वाक्य पर, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के और सिंपल पास्ट टेंस के, तो उसमें हमेशा
पॉजिटिव सेंटेंस की या अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करके सीधा ही मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में ही कंसीडर करते हैं। कौन से सिंगुलर के लिए आएगी? ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। तो एक बात आपको अच्छे से पता चल गई कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट का और सिंपल प्रेजेंट का, उसमें हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। नेगेटिव में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि नेगेटिव के हेल्पिंग वर्ब के बिना तो नेगेटिव लगना नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस ही पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर तो फिर नेगेटिव का प्रयोग करना होगा। अब हम जानेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट 12 में से 2 ऐसे भाग है जिनके पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ठीक है ना? अगली चीज दूसरा हम सोचते हैं नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस। दिमाग में गैस करिए एक बार, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगी? मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये आप जरूर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? अब तो हम विशेष तरह इसकी बात करते हैं, तो डू और डज, डू डज प्लस मेन नॉट, तीसरे स्थान पर नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी वी वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। कभी भी पूछ ले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसके नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी? सब्जेक्ट, डू डज, और उसके बाद में नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होती है नेगेटिव सेंटेंसेस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में, इसके हमने स्ट्रक्चर जानिए, सर से ना जानिए। ठीक है? अब यहाँ पर एक बात आती है दिमाग में कि सर डू और डज ऑब्लिक लगाया, कुछ विशेष बात है कि डू और डज दोनों में से एक आएगा। तो ध्यान रखना, डू का प्रयोग होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बता देता हूँ, आपने ध्यान भी होगा आपको। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और देन डज का प्रयोग, डज इज यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? डू का। ई के साथ किसका प्रयोग होगा? डज का। ही, सी, इट, इन सब के साथ ही, सी, इट, सबके साथ डज का प्रयोग। आई, वी, दे, इन सब के साथ किसका प्रयोग? डू का प्रयोग। ठीक है ना? तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों किया? तो मैंने शुरू में आपको बताई थी, नो नेगेटिव सेंटेंस इज पॉसिबल विदाउट ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बिना नेगेटिव सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे टेंस के आधार पर, तो वहां पर नोट का आना जरूरी है। लेकिन ये दिमाग में कभी मत रखना कि केवल नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। तो ये बात है कि नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आता है, वो अलग चीज। आप स्पोकन में जब यूज करते हो ना कि मैं अमीर हूं, तो आई एम रिच, ठीक है, लेकिन आई एम रिच, लेकिन मैं अमीर नहीं हूं, तो आप क्या कहते हो? आई एम नॉट रिच। तो वहां पर तो मेन वर्ब है ही नहीं, लेकिन फिर भी तो हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है ना? तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे कि नॉट का प्रयोग, तो नो नेगेटिव सेंटेंस इज पॉसिबल लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि नो, कॉन्सेप्ट है नो नेगेटिव सेंटेंस इज पॉसिबल विदाउट ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बिना नेगेटिव सेंटेंस पॉसिबल नहीं, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे नॉट का। हाल फिलहाल के लिए आप ये समझे, एक्स्ट्रा कोई कंडीशन होगी तो हम आने वाला आपको दिनों में समझेंगे। तो ये अब एग्जांपल समझें। एग्जांपल मैं कहता हूं कि वो स्कूल नहीं जाता है, तो क्या लिखोगे? ही डज नॉट गो टू स्कूल। दूसरी, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, आई डज या डू? आई डू नॉट, तीसरे स्थान पर नॉट, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है ना? मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, या वे पुस्तक नहीं पढ़ते, तो दे डू या डज? सीधी सी बात है डू, क्योंकि
प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। दे तीसरे स्थान पर नॉट, तीसरे स्थान पर नॉट, तीसरे स्थान पर नॉट, थर्ड प्लेस पर नॉट। दे डू नॉट रीड ए बुक। क्वेश्चन मार्क लगेगा? नहीं लगेगा, स्टॉप की बात है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज समझी होगी कि आप डू डज के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्यों कर रहे हो, तो ये दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेप्ट के थ्रू आप नोट कर लीजिए आप अच्छे से। मेरे को यहाँ जगह मिली, मैं यहाँ नोट करवा रहा हूँ, लिखिए आप कि डू डज और डिड, इन तीनों के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात आप कभी भी मत भूलना कि डू डज डिड, डिड क्या है, आने वाले समझाओ तो पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से यहाँ डू डज है तो वहां पे डिड आएगा, ठीक है ना। तो डू डज और डिड, इन तीनों के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, क्योंकि ये बी की फॉर्म होती है और ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का रोल निभाती है। जब ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है तो ये पहले से ही हमेशा डिसाइड कर लेती है कि डू जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का प्रयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसीलिए हमेशा इनके पीछे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब आपके आने वाले समय में आपके दिमाग में बात आएगी कि डिड तो पास्ट टेंस में आता, लेकिन इसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का कैसे प्रयोग करेंगे, तो यही बात मैं आगे आपको वापस रिपीट करूंगा। तो ये आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए कि मैंने क्या बताया, नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग बिना नॉट के और बिना हेल्पिंग वर्ब के पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमने बात क्या बताई कि डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये प्लूरल सब्जेक्ट मोस्टली, और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हमने विद एग्जांपल 3 अच्छे से एग्जांपल लेके हमने समझ लिया कि तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग होगा, तभी वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब आप हेडिंग डालिए, थर्ड वन हमारा कौन सा होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखो। क्या स्ट्रक्चर बताइए, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब, तो लिखो डू और डज। सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो डज, प्लूरल आएगा तो डू, प्लस मेन वर्ब भी फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट। तो ये पहचान होती है आपकी इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस किसका, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू जो हेल्पिंग वर्ब ये पहले प्रयोग होगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आपका ओबीजेईसीटी ऑब्जेक्ट। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब ये तो स्ट्रक्चर हो गई, अब हमने वाक्य बनाना। क्या तुम इंग्लिश समझते हो, तो इस सेंटेंस को मैं अंग्रेजी में कैसे कहूंगा कि क्या तुम अंग्रेजी समझते हो, अंग्रेजी तो डू यू अंडरस्टैंड, UNDER अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, और साथ में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया, तो उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया डू का, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू का प्रयोग हुआ। अब मैं कहता क्या वर्ड अंग्रेजी समझता है, तो ही आता है, ही के लिए यहाँ पर डज का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो वर्ब्स होती है तो वर्ब्स हमेशा इस पे डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट का नेचर कैसा है उस पर हमेशा वर्ब डिपेंड करती है। वर्ब हमेशा उस पर निर्भर करती है कि सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है। बार बार एक ही शब्द को मैं दोहरा रहा हूँ कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब। अब हमने इसी एक बात, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्या कहोगे, डू आई प्ले फुटबॉल। क्या राम पढ़ता है, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, तो डज राम रीड ए बुक। क्या राम एक पुस्तक पढ़ता है, तो डज राम रीड ए बुक। इस
इसमें ये सेंटेंस गलत अब इससे हुआ क्योंकि अभी किस मार्क लगाया है। तो हम तीसरी पहचान समझ ली कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा हेल्पी वर्ब्स का प्रयोग के पहले करते हैं, और यहाँ पर हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, इसमें हेल्पी वर्ब होगी डू और डज, इसलिए हमने पहले लगा ली। फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा है कि डू डज डिड तीनों के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किसी भी हाल में करना ही होगा। तो अंडरस्टैंड पहली वर्ब है, सेकंड वर्ब इसकी अंडरस्टूड होती है, और प्ले फर्स्ट फॉर्म और रीड चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, डू डज डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब आप अच्छे से यहाँ तक आप अच्छे से समझे होंगे कि हमने प्रेजेंट टेंस अच्छे से पढ़ा, प्रेजेंट टेंस की पहचान पढ़ी, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसके बाद हमने अच्छे से ये भी जाना कि आपका प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है उसकी, नेगेटिव की स्ट्रक्चर, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस में, ये सारा का सारा बेसिक्स देख रहे हैं हाल फिलहाल के लिए। फिर आने वाले जब भी हमारा ये ओवरऑल हमारा 12 टेंस है, इनका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, बेसिक्स जो बैकग्राउंड है वो सारा का सारा कंप्लीट में करवाने के बाद में एडवांस की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि पेपर में हमारे जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे के सारे एडवांस की ओर से बनते हैं, तो हमें एडवांस बहुत अच्छे से समझना है। उससे पहले हमारा बेसिक्स मजबूत होगा तो हमें एडवांस में कोई तकलीफ ही नहीं होगी। वहाँ पर कुछ की पॉइंट्स भी में एडवर्ब्स भी सारे के सारे की पॉइंट्स जितने भी होते हैं वो एक एक करके प्रत्येक टेंस को विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से हम समझेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट करो, और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल पहचान बता, बोलते समय कोई भी काम जारी होगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आएगा, वर्तमान में। इसकी पहचान क्या होती है, किसी भी हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है, क्या लिखोगे, रहा है, रही है, यहाँ पे इतना तो आपका बेसिक क्लियर होगा कि किसी भी वाक्य के अंत में हिंदी में ये पता चल रहा है, रही है, रहे के साथ कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है तो वो सारे के सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, कंटिन्यूअस में। और इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, आपका ये आपका होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। और इसको आप वर्तमान का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हाल फिलहाल के लिए पढ़ रहे हैं। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी काम बोलते समय या कोई भी काम वर्तमान में जारी है, प्रोग्रेस में कोई भी काम वर्तमान में चल रहा है तो वो किस में आएगा, ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में पहला आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा सामान्य वर्तमान काल, तो दूसरा होगा ये अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम इसका क्या सीखेंगे, इसके बारे में इसकी थोड़ी देर डेफिनेशन में बात कर लेता हूँ इंग्लिश में पूरी भाषा की। Any action going on at present ठीक है। तो क्या आपने समझा, एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, कोई भी काम वर्तमान में इस समय हो रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, तो वर्तमान में जो काम हो रहा है वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, तो आएगा प्रेजेंट टेंस के अंदर। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें ये पता नहीं चल रहा काम कब से हुआ कब तक होगा, ठीक है ना। मैं मूवी देख रहा हूँ, या ऐसे समझो कि वो क्रिकेट खेल रही है, लेकिन हमें तो ये नहीं पता चल रहा कि क्रिकेट कब से खेल रही है और कब तक खेलेगी। लेकिन हमें तो केवल इतनी बात पता चली कि वो क्रिकेट खेल रही है, हमें इतनी जानकारी है कि वर्तमान में वो काम अब जारी है। और वर्तमान समय के अंदर कोई भी काम जारी होगा, कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में होगा तो वो सारा का सारा किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएगा। और उसी प्रकार से हम भूतकाल का कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट टेंस के अंदर कोई भी काम जारी था तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे, फ्यूचर में कोई भी काम हो रहा होगा तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आएगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब की चौथी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिनोट करती है, और इसका मतलब होता है कि कोई भी काम अब जारी है, वर्तमान में जारी है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें हमने एक बात समझी कि एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, कोई भी काम अब हो रहा है लेकिन विदाउट नोटिफिकेशन ऑफ टाइम, यानी विदाउट मेंशन टाइम, यानी से लिख दो विदाउट
लेकिन हमें समय का पता नहीं चल रहा काम कब से। ये बड़ी कसम है, एडवांस में मैं आपको अच्छे से समझाऊं, कोई तकलीफ नहीं, इतना ही याद रखना, एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में कोई काम जारी है, वर्तमान समय में कोई काम प्रोग्रेस पर कोई काम है, तो वो सारा का सारा किसमें आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आएगा। और हिंदी में पहचान रहा है, रही है, रहे, जैसे मैं खेल रहा हूँ, वो खेल रही है, वे खेल रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, मैं खाना खा रहा हूँ, वो खाना खा रही है, तो पीछे आ रहा है, रही है, रहे, तो ये सारे के सारे किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। ये आपको अच्छे से समझना, परिभाषा ये आप सब तो नोट कर लो, ये तो एडवांस में अच्छे से और नोट कर लूंगा, ठीक है ना। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अफर्मेटिव, इसका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लें। सब्जेक्ट, इज, आर, एम, पढ़िए ना अच्छे से, बहुत बचपन में अच्छे से याद है, तो ये सीखने सिखवा रहा हूँ। इज, आर, एम, ये क्या होती है, तो ये होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, है ना। उसके बाद में मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म याद करो, जो हमेशा कंटीन्यूअस टेंस को, प्रोग्रेसिव टेंस को, इसको आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हो, ठीक है, दोनों ही नाम से। और उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं प्रत्येक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर में आपको लिखना जरूरी है। तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, आर, एम, या बीच में समझाएंगे उसको। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज, आर, एम, और उसके बाद में मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, और लास्ट में कौन सा है, ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, उसकी स्ट्रक्चर है, संरचना है उसकी, कोई ऐसे सेंटेंस बनता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू में अच्छे से समझ लो। मैं खेल रहा हूं, तो क्या लिखोगे, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा मैंने सेंटेंस बनाया कि राम किताब पढ़ रहा है, तो राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप ध्यान रखना, ये बात मैं बताना भूल गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, यहां पर लिख दो सिंगुलर सब्जेक्ट, GULAR, सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और PLURAL प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब सब्जेक्ट। और आई के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वी यूज स्पेशली एम फॉर आई, तो एम हेल्पिंग वर्ब का किसके लिए प्रयोग करेंगे, आई के लिए। ये ध्यान रखना आपको अच्छे से। तो इन तीनों हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आपको पता चल गया, इसका प्रयोग सिंगुलर में। सिंगुलर कौन कौन से, जो पीछे वाले अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सिंगुलर में कौन से, ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन, साथ ही वो सिंगुलर नाउन है, तो वो सारे के सारे एक वचन करता होते हैं, वो एक व्यक्ति विशेष, या फिर ऐसे समझो एक व्यक्ति, एक वस्तु, या फिर एक विचार को व्यक्त करते हैं, तो वो सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे व्यक्तियों की, बहुत सारी चीजों की बात होती है, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट, उसमें आर का प्रयोग, सिंगुलर में इसका प्रयोग, और एम के लिए किस, और आई के लिए किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज, आर, एम, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, चौथी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। ये मेन वर्ब की चौथी फॉर्म प्रयोग होती है, इसमें ये ध्यान रखना। एक एग्जांपल अच्छे से आप और ले लो कि मैं, है ना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, तो क्या लिखोगे, आई एम, मैं वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। तो इसमें कोई भी काम आपको पता चल रहा है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, कोई भी काम अब हो रहा है। राम इज रीडिंग ए बुक, राम पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब काम हो रहा है, खत्म नहीं हुआ। कब से शुरू हुआ ये भी पता नहीं, कब खत्म होगा ये भी पता नहीं, क्योंकि विदाउट मेंशन टाइम, इसके अंदर टाइम मेंशन होता ही नहीं, विदाउट नोटिफिकेशन ऑफ टाइम, तो टाइम का कोई पता ही नहीं चलता आपको। लेकिन इतना आपको जरूर पता है कि, और एडवांस में इसके बारे में एक बात सीखेंगे कि ये काम हमेशा टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। जरूरी नहीं ये काम 2 घंटे पहले हो रहा था, लेकिन हमें इतना पता है कि काम अब हो रहा है। और बोलते समय वर्तमान में अब कोई काम जारी है, वर्तमान समय के अंदर कोई भी काम जारी है, तो वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर आएगा। अब हम इसकी जल्दी से प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस की नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये आप अच्छे से नोट करिए, इसको मैं रिमूव करता हूं, हटा दूं। तो दूसरा हम कौन सा समझेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी पढ़ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हेडिंग तो कोई आपको डालनी कोई दूसरे नंबर पर लगाइए नेगेटिव सेंटेंस। क्या स्ट्रक्चर होगी, नोट लगाना किसके स्थान पर, ये ध्यान रखना बस। अफर्मेटिव लिख दो आप, अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपकी। आपको पॉजिटिव या पॉजिटिव अफर्मेटिव एक ही नाम है। अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर किसी भी टेंस की याद है आपको, तो आप अच्छे से उसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करना है और नेगेटिव में केवल तीसरे स्थान पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, बस ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट और उसके बाद में प्रयोग होगा किसका, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज, आर, ठीक है ना, प्लस तीसरे स्थान पर नॉट। सारी की सारी कार्य किसकी, नॉट की नेगेटिव और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा नेगेटिव में, नहीं लगेगा, ये आपको पता होगा। अब एग्जांपल के थ्रू, ये तो है स्ट्रक्चर आप अच्छे से नोट कर लो। अब हम धीरे धीरे इसके एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, जैसे मैं नहीं खेल रहा हूं, इसके लिए क्या करोगे, ऐसे लिखो, वे नहीं खेल रहे, दे आर नॉट प्लेइंग, पीछे कोई ऑब्जेक्ट लगा दो, वॉलीबॉल, वे वॉलीबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, फिर तीसरे स्थान पर नॉट, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो दे आर नॉट प्लेइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हम अपना समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या लिखोगे, वी आर या इज, तो आर मैंने शुरू अगर कुछ समय पहले बताया, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए, इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, एम का प्रयोग स्पेशली आई के लिए। तो वी आर नॉट वेस्टिंग, है ना, हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है। ये बातें होंगी आपको अच्छे से याद रखनी। तीसरा आप कोई भी सेंटेंस एक और लिख दीजिए, जैसे मैं बोलूँ ये दोनों आप लिख दो अच्छे से, मैं तीसरा सेंटेंस भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या लिखोगे, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। कोई भी काम वर्तमान समय में नहीं हो रहा है ना, ऐसे समझो, नहीं हो रहा तो वर्तमान समय में हो रहा है, इसकी पहचान होती है। फिर भी नॉट का यूज करना, तो आप क्या करोगे, वो काम अब नहीं हो रहा, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। ये हमने तीन सेंटेंस अच्छे से समझे कि नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझी, सब्जेक्ट फिर इज आर एम, उसके बाद में नॉट, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब हम तीसरे सेंटेंस पर मूव करेंगे और वो हमारा होगा इंटरोगेटिव। उसके साथ ही हम इस आज की क्लास को खत्म करेंगे। तीसरा हेडिंग डालोगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरी हेडिंग डालोगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। पढ़ क्या रहे हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरे दो 3 नंबर लगाइए इंटरोगेटिव सेंटेंस। दिमाग में गैस करो, इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या बताई मैंने, किसी भी कोई भी टेंस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होती है वो मैंने बताया 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ कौन सी है, इज आर। उसके बाद में किसका प्रयोग होगा, सीधी सी बात है सब्जेक्ट का। फिर किसका प्रयोग होगा, मेन वर्ब, और यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, इज आर एम का में चौथी फॉर्म। फिर किसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट का, और खत्म किसके साथ होगा, क्वेश्चन मार्क के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात है, ये इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो क्या लिखोगे, ये इसकी स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की ये स्ट्रक्चर होती है। अब मैंने कहा कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस लिखूं मैं, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे और मेरे लिए किसके, आई के लिए एम यहाँ पर बढ़ा देना,
am I playing a football? am I playing a football? क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ? और किसके साथ खत्म होगा? किस उम्र के साथ? अगला, ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ? क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो? तो क्या लिखोगे? आर यू रीडिंग, पढ़ रहे हो, रीडिंग, आर यू रीडिंग, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग ए? तो हमने दो एग्जाम्पल इसके भी अच्छे से जान लिए और हमने ये जाना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इजारे, और उसके बाद आता सब्जेक्ट, फिर आता है कौन सा? मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में किसका प्रयोग होता है? नेगेटिव का। यदि इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव आपको बनाना हो तो आप क्या करोगे? इसमें तीसरे स्थान पर नोट लगा देना, आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, एम आई नॉट प्लेइंग ए फुटबॉल। बाकी सेम टू सेम रहेगा, बस तीसरे स्थान पर नोट। ये ध्यान रखना इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते समय। एक सेंटेंस इसमें और लगो थोड़ी सी जगह कि मैं लिख दोगे, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई से बना लिया, एक और आई से बना लेते हैं, एम आई, मैं पत्र लिख रहा हूँ। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ? ये बनेगी ना, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ? तो आई एम राइटिंग ए लेटर। क्या वो खाना पका रही है? तो क्या लिखोगे? इज सी प्रिपेयरिंग, PREARI, ऐसे लिखो, प्रिपेयर इसमें लिखो, इज सी PREARI, इज सी प्रिपेयरिंग, ठीक है ना? ये प्रिपेयरिंग ए फूड, फूड से पहले आर्टिकल में लेकर ए फूड लिख दो, ये क्वेश्चन है। क्या वो खाना पका रही है? तो इज सी प्रिपेयरिंग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका? तो उसके बाद में आपकी मेन वर्ब की चौथी फॉर्म और फिर आपका क्या हो जाएगा? भोजन। क्या वो भोजन पका रही है? तो सेंटेंस क्या बनेगा? इज सी, इज में आई बड़ा कर लेना, इज सी प्रिपेयरिंग फूड, क्या वो भोजन पका रही? तो हमने ये चीजें अच्छे से जानी कि सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट टेंस के 3 सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ी, उसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान, नेगेटिव सेंटेंस की पहचान और साथ ही हमने क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान। और यहाँ पर मैं लास्ट में आपको एक होमवर्क के रूप में अंतिम क्वेश्चन देता हूँ, ये प्रिपेयरिंग की स्पेलिंग आप देख लेना, हो सके मेरे हिसाब से सही फिर भी देख लेना। तो लास्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? ये सेंटेंस का आपको इंग्लिश में बता के अच्छे से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, है ना? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो या कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उसको आप अच्छे से इन चीजों को अच्छे से आपने आई होप पूरा आप अच्छे से मेरे साथ आप टेंस को समझे होंगे कि मैंने पूरी कोशिश की टेंस को अच्छे से बेसिक्स बताने की। तो और आने वाली क्लास में मैं आपको पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद हम धीरे धीरे प्रेजेंट को कंटिन्यू करेंगे, फिर पास्ट होगा हमारा, पास्ट के बाद फ्यूचर को करके हम 2-4 वीडियो में इसको बेसिक अच्छे से जान लेंगे। और उसके बाद में हम टेंस का जो हमारा एडवांस जो लेवल है, कॉम्पिटिशन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से सवाल कैसे बनते हैं और पेपर में सवाल हमारे कैसे आते हैं, तो सारी की सारी किसी भी क्लास के टेंस के सवाल हो तो ये टेंस पढ़ने के बाद में आपको कोई घबराने की घबराहट की जरूरत नहीं होगी। तो आप अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि कहते हैं नहीं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और फिर से सुधार करो। विद्यार्थी जीवन के अंदर अपनी कमियों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आज ये आपका संघर्ष है, आज आप ये जो पढ़ रहे हो यही आपका संघर्ष है। सही वक्त ये संघर्ष आपको दिला के आपको मिलेगा, तो इसलिए ये संघर्ष को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि संघर्ष से ही मनुष्य को कामयाबी मिलनी है। और जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती,
और क्या कहोगे अंत में कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो। तब तक के लिए जय।